गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट में सभी स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डीएलएड थर्ड सेम के हमारे एग्जाम आ रहे हैं, तो मैंने एग्जाम स्पेशल कुछ बच्चों को मोस्ट कराने का सोचा है। देखिए हमारा जो एजुकेशन सेकंड है समावेशी शिक्षा, ठीक है, इसके बारे में आप समझिए। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो में डालूंगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कराने की, ठीक है। देखिए समावेशी शिक्षा, समावेशी ये सब भी आप पहले समझ लीजिए समावेशी क्या होता है। समावेशी का मतलब होता है समावेश करना, ठीक है। समावेश करना मतलब एडजस्टमेंट करना, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई ठंड में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, कोई ठंड में रहने वाला व्यक्ति भी गर्मी में एडजस्टमेंट करता है। जैसे हम ही लोग हर जो हमारी मौसम के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, तो हम हर मौसम में समावेश करते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल, जैसे कुछ लोग हैं जो सामान्य है, ठीक है, सामान्य मतलब नॉर्मल लोग, एक विशिष्ट बालक आ जाए या कोई एक उन सामान्य से अलग हट के आ जाए, तो वो आपस में जब मिलके काम करेंगे तो वो भी समावेश हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कोई शहर का बच्चा, सपोज दैट दिल्ली का हो गया, मुंबई का हो गया, या कहीं भी शहर में रहने वाला बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में आके उसी माहौल में ढल जाए, ठीक है, या ग्रामीण क्षेत्र में रहने की उसको आदत हो जाए या अपने आप को एडजस्ट कर ले, तो वो क्या होता है, समावेश होता है, ठीक है। तो ये हो गया समावेश, मतलब समय के अनुसार या कई प्रकार के बालक एक साथ आपस में मिलके रहने लगे या सीखने लगे, अधिगम करने लगे, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाएगी। ये समावेशी शिक्षा बन गई। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, देखिए पहले समझिए विशिष्ट। विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट होता है कुछ सामान्य बालक होते हैं। देखिए विशिष्ट समझाने के लिए मैं बालक समझा देता हूं क्या होता है। ये बालक है और बालक के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। नंबर एक होता है हमारा कौन सा, सामान्य बालक। ये सामान्य बालक है। सामान्य बालक आपको नॉर्मली ज्यादातर सब लोग मिलते हैं क्लास में, जब हम पढ़ाते हैं शिक्षण कार्य करते हैं, तो जो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो सामान्य बालक होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110, ठीक है, बुद्धि लब्धि होती है इनकी 90 से 110। इससे अलग सामान्य बालक, जैसे मैंने बताया बालक दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य बालक मतलब जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। मतलब कहने का, जो हम कोई काम सिखा रहे हैं बच्चों को या अधिगम करा रहे हैं या कोई शिक्षण कार्य कर रहे हैं और बालक को सामान्य तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो सामान्य बालक होते हैं। फिर क्या होता है दूसरे प्रकार के, ये नंबर एक और ये नंबर दो, ये होता है विशिष्ट बालक, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं करना, बालक दो प्रकार का होता है, एक क्या सामान्य बालक, दूसरा विशिष्ट बालक। क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है, ध्यान रखना आप। विशिष्ट बालक में क्या होगा, विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जितने भी सामान्य बालक से अलग हटके होंगे वो सब कितने होंगे, विशिष्ट बालक होंगे, ठीक है। जैसे प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, दूसरा सृजनात्मक बालक, मंद बुद्धि बालक और जड़ बुद्धि बालक, ये विशिष्ट बालक है। और ये सब भी विशिष्ट बालक के ही प्रकार में आते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक जो होता है ये बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है, ठीक है, सबसे अच्छा। कहने का मतलब क्या कि हमने बालक को एक एग्जांपल समझा दिया, उसके बाद तुरंत हमने दूसरा क्वेश्चन दिया, तो उसने उसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उससे डिफरेंट क्वेश्चन दिया उसी तरीके से उसने वो भी सॉल्व कर दिया। मतलब एक बार समझाई हुई चीजें बालक को अगर पूरी तरह से समझ आ जाए तो वो विशिष्ट बालक होता है। मतलब क्या, प्रतिभाशाली बालक होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली मतलब बेस्ट, ठीक है। उसके बाद होता है, देखिए जब कक्षा में नॉर्मली हम पढ़ाते हैं तो बालक हमें पता चल जाता है, जो इंटेलिजेंट हमें लगता है कि इंटेलिजेंट बच्चा है, हमने बोला कल ये याद करके आना, तो बालक क्या करके आएगा, सब कुछ याद करके आएगा। हमने एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी तो उसको वो भी पता है, तो ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं। सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, क्रिएटिव माइंड, ठीक है। क्रिएटिव माइंड मतलब कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना, सृजन करना मतलब निर्माण करना, ठीक है। तो सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली बालक से नीचे होते हैं। फिर होता है मंद बुद्धि बालक। जब सामान्य बुद्धि बालक हो गए तो हमारे पास मंद बुद्धि बालक कैसे होते हैं, थोड़ा सा टफ। मतलब क्या कि अगर इनको एक बार में चीजें समझ में आ गई, ठीक है, सृजनात्मक बालक भी एक बार में समझ गया, लेकिन मंद बुद्धि बालक या धीमी गति से अधिगम करने वाला बालक भी मंद बुद्धि बालक में ही आता है। तो इनको क्या होता है, हमने कोई विषय वस्तु या कोई टॉपिक हमने समझाया तो इनको तो एक बार में समझ में आ जाता है, लेकिन इनको क्या होता है, वो 2 बार या 3 बार में समझाना पड़ता है, ठीक है। जड़ बुद्धि बालक को अधिगम के बिल्कुल लेवल में ही नहीं होता हो,
मतलब अधिगम करना उसके लिए बहुत टफ होता है, ठीक है, इसकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है। फिर क्या होता है, देखिए फिर होता है हमारा बहुबाधी बालक, बहुबाधित बालक, ठीक है। ये तो हो गए हमारे, क्या होता है, ये वाले जो है ये हमारे बुद्धि लब्धि के आधार पर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारे, ये अलग अलग क्षेत्रों के आधार पे हो गए। जैसे ये बहुबाधित बालक, इसमें क्या होता है, कोई बच्चा पैर से पोलियो से भी है, ठीक है, तो वो अस्थिबाधित में हो गया, उसको आवाज भी कम जाती है तो श्रवण क्षमता भी उसमें हो गई, उसको कम दिखाई भी देता है तो वो दृष्टिबाधित भी हो गया। मतलब कई सारे बाधित, बाधित मतलब दोष, ठीक है, किसी बालक में अगर कोई दोष है और वो कई सारे हैं तो वो बहुबाधित बालक होता है। इनको एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब भी करूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये डिटेल में है, ठीक है, लेकिन आप मोटा मोटा समझो अभी। बहुबाधित बालक ये आप समझ गए होंगे। फिर होता है मानसिक मंदित बालक। मानसिक मंदित बालक क्या होता है, जैसे मंदबुद्धि बालक की तरह। मानसिक मंदित होता है जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है। मंदित होता है मतलब धीमे, क्या कि कोई काम हमने बच्चे को सिखाया, एक दो बार में सीख गया, ठीक है, लेकिन जो मानसिक मंदित बालक होगा उसको सीखने में बड़ी दिक्कत आती है, समझ रहे हो, क्या कि कई बार उसको समझाने के बाद भी वो पूरी तरह सीख नहीं पाता, ठीक है, तो वो मानसिक मंदित होता है, उसको बार बार सिखाना पड़ता है, बार बार सिखाना पड़ता है। फिर होता है दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित मतलब ये दृष्टि मतलब देखना, ठीक है, जिन लोगों को देखने में दिक्कत होती है वो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये श्रवणबाधित मतलब आपने देखा होगा जब कक्षा में हम शिक्षण कार्य करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ बालक क्या करते हैं, इस तरह सुनते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा आगे झुक के सुनने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनको आवाज कम आती है, तो वो सब होते हैं श्रवणबाधित बालक, मतलब जिनको आवाज कम आए, ठीक है। उसके बाद है हमारा अस्थिबाधित। अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है, अस्थियां, ये अस्थि को ही हम हड्डी बोलते हैं। तो हड्डी बाधित मतलब जैसे किसी का हाथ अपंग है, ठीक है, पैर में चलने में प्रॉब्लम है, हड्डी टूटी हुई है या हाथ काम नहीं कर रहा या किसी भी तरह से कोई भी अस्थि में उसकी अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या होते हैं, अस्थिबाधित बालक होते हैं। फिर होता है अधिगम असमर्थ बालक, ठीक है। अधिगम असमर्थी बालक मतलब जिनको चीजें समझने में दिक्कत हो, ठीक है, उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, माइंड ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं हम, उसको अधिगम समझने में या अधिगम करने में या किसी विषय वस्तु को समझने में बहुत दिक्कत आती है। फिर है हमारा बाधिर बालक, ठीक है, बधिर बालक। बधिर बालक क्या होता है, जिनको बोलने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, संप्रेषण करने में दिक्कत होती है। कोई मतलब सपोज दैट हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कार्य करते करते क्या होता है, हम बालक से प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, कुछ पूछने का प्रयास कर रहे हैं तो बच्चा बोल नहीं पा रहा, ठीक है, तो वो बाधिर बालक होता है। फिर आते हैं हमारे पिछड़े बालक। पिछड़े बालक क्या होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं जो जैसे सपोज दैट किसी कारणवश हमारा जो एजुकेशन है उसको नहीं ले पा रहे हैं या किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, या किसी स्थिति के कारण, सामाजिक स्थिति के कारण, अर्थव्यवस्था के कारण, ठीक है, आर्थिक स्थिति के कारण वो पिछड़ जाते हैं, कोई ना कोई मजबूरी होती है, ठीक है, तो वो पिछड़े बालक होते हैं। फिर होता है अपवंचित बालक। वंचित बालक मतलब जिन्हें जो चीज मिलनी चाहिए वो ना मिले तो वो अपवंचित बालक होते हैं, ठीक है। अपवंचित बालकों में जैसे आरक्षण वाला सिस्टम आ जाए, ठीक है, कि हर सीट में अलग अलग तरीके से एडमिशन लेने हैं, सीट फुल हो गई तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये इस तरह से, या धार्मिक स्थिति के कारण आ जाए या नेशनलाइजेशन के कारण आ जाए, राष्ट्रीयता के कारण आ जाए, तो ये अपवंचित बालक होते हैं, ठीक है। चलिए इनको एक एक करके डिस्क्राइब करता हूं। देखिए समावेशी शिक्षा समझाने का मेरा मतलब क्या है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक या किसी भी प्रकार के बालकों को एक साथ एक कक्षा में एक समान तरीके से जब शिक्षा दी जाती है तो वो समावेशी शिक्षा होती है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा यहाँ के समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, तो क्या बनेगा आंसर, एक साथ एक कक्षा में एक छत के नीचे एक समान तरीके से सभी बच्चों को, मतलब सभी प्रकार के बालक, सभी प्रकार के मतलब सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ में शिक्षा दी जाए तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, एक कक्षा में एक साथ एक समान तरीके से विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को जब साथ में शिक्षा दी जाती है तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में मैं समझाऊंगा कि कौन कौन से कैसे कैसे बालक
होते हैं। ठीक है, और मैं लास्ट में यही कहूंगा भी कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, सपोर्ट करिएगा। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है शैक्षिक समावेशन, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। शैक्षिक समावेशन क्या होता है? शैक्षिक वातावरण में ऐसा समावेश करना जिसमें सभी बालकों को एक साथ एक समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, देखिए जैसे सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्ष में एक ही समय पर सामान्य बालक व विशिष्ट बालकों को एक साथ समावेश कर शैक्षिक प्रक्रिया कराना ही शैक्षिक समावेशन कहलाता है। ठीक है, शैक्षिक समावेशन कहलाता है मतलब क्या कि एक विद्यालय में, जो नॉर्मल विद्यालय होते हैं, ठीक है, एक ही कक्षा में एक साथ जब सभी छात्रों को मिलाकर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, ठीक है, या अपंग बालक या जैसे भी बालक, ठीक है, सबको एक साथ मिलाकर जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं या शैक्षिक प्रक्रिया हमारी चलती है तो वो शैक्षिक समावेशन कहलाता है। मतलब शिक्षा में ऐसा समावेश जिसमें हर प्रकार के छात्र को हम शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है विशेषताएं। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है? बाधित बालक व सामान्य बालक एक साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए क्या होता है, जो हमारे बाधित बालक होते हैं, जैसे कोई दृष्टि बाधित है, ठीक है, कम सुनने वाला बच्चा है, अस्थि बाधित है, ठीक है, या अपंग बालक है, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी हो जाती है, एक मानसिकता उनकी माइनस में पहुंच जाती है कि हम लोग ऐसे हैं तो हम सामान्य वालों से डिफरेंट हैं, या हम ये काम नहीं कर सकते जो कि सामान्य बालक कर सकता है। ठीक है, या फिर उनके दिमाग में एक निगेटिविटी बैठ जाती है कि सामान्य बालक बहुत अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो ये इसकी विशेषताएं क्या कि बाधित बालक और सामान्य बालक एक साथ, बाधित बालक को जब हम सामान्य बालक की तरह एक ऐसा वातावरण निर्माण करके देंगे जिसमें वो शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका जो मोटिवेशन लेवल होगा वो हाई होगा, उसको खुशी होगी कि हम सामान्य बालकों की तरह ही रह रहे हैं और उसी तरह ही हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, फिर है हमारा अपंग बालकों को सामान्य बालकों की भांति एक ही वातावरण प्राप्त होता है। जो हमारी शैक्षिक समावेशन या समावेशी शिक्षा है उससे की विशेषता ये है क्या कि अपंग बालकों को और सामान्य बालकों को एक ही वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये चीज में समझाइए। फिर देखिए समावेशी शिक्षा शिक्षकों और शिक्षाविदों और माता पिता के सामूहिक प्रयासों पर आधारित है। देखिए क्या होता है, शिक्षक चाहता है कि हम बालकों को पढ़ाएंगे, वो अलग अलग तरीके से नई नई रणनीतियां, नई नई शिक्षा विधियां, ठीक है, सबका प्रयोग करके बालकों को प्रभावशाली तरीके से सिखाने का प्रयास करता है। लेकिन क्या होता है, जो हमारे अपंग बालक होते हैं, बाधित बालक होते हैं, तो उनके माता पिता कहीं 1% बालकों को स्कूल भेजने से कहीं ना कहीं नहीं मानते हैं या वो प्रयास नहीं करते हैं बालकों को शिक्षित कराने का। तो क्या होता है कि सबका मिलके शिक्षक, शिक्षाविद और माता पिता तीनों को एक मिलके एक प्रयास करना होता है कि हमारे जो पिछड़े बालक हैं या विशिष्ट बालक हैं उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना कि सामान्य बालक को। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा शिक्षकों, शिक्षाविदों और माता पिता के सामूहिक प्रयासों पर आधारित है। तीनों एक समूह के रूप में एक तरीके से प्रयास करते हैं बालक को शिक्षित करने का। ठीक है, अब देखेंगे हम शिक्षा के प्रकार। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे बालक के प्रकार की। ठीक है, बालक के प्रकार नंबर 1 प्रतिभाशाली बालक। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया था सामान्य बालक। ठीक है, सामान्य बालक, हमें बालकों की बुद्धि लब्धि याद रखनी है, ध्यान रखना आप हमेशा। ठीक है, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी थी? 90 से 110। ठीक है, इसके ऊपर या इसके नीचे जितनी भी बुद्धि लब्धि होगी वो विशिष्ट बालक की होती है। ठीक है, अब विशिष्ट बालक में हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो प्रतिभाशाली बालक। अब देखिए प्रतिभाशाली बालक क्या होता है। प्रतिभाशाली बालक जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है या उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता है, प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। ठीक है, इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। समझिए, प्रतिभाशाली बालक वो होता है या वह होता है जो सामान्य बुद्धि, मतलब जो सामान्य बालक होता है उससे कई प्रकार से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, और उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता है, मतलब उनमें एक कोई ना कोई क्वालिटी होती है, एक विशिष्ट योग्यता होती है। जैसे किसी का मैथ में बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी को एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं एक गुण ऐसा होता है जो उनको विशिष्ट बनाता है या प्रतिभाशाली बालक बनाता है। तो
हमें याद क्या करना है, ये ध्यान रखना, लिखते समय अगर आपने ये लिख दिया क्या कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है या प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालक से श्रेष्ठ होते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से नहीं, हाँ 140 से अधिक होती है। ठीक है, फिर है हमारा विशेषताएं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या होती है, शारीरिक रूप से विशेषताएं, ठीक है, और संवेगात्मक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं और सहगामी विशेषताएं, क्रियाएं। ठीक है, देखिए शारीरिक रूप से जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, देखिए आप, हम कभी भी कोई प्रतियोगिता करा दें, कोई खेल करा दें, तो कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जो सामान्य तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अपने किसी भी फील्ड में। ठीक है, तो वो शारीरिक रूप से। ठीक है, संवेगात्मक, इमोशनल, ठीक है, इमोशंस जो होते हैं हमारे उसके रूप में। संवेगात्मक रूप में क्या होता है कि उनके इमोशंस जो है वो बहुत कंट्रोल में रखते हैं वो, समझ रहे हो, जैसे गुस्सा आ रहा है, लड़ाई करने का मन हो रहा है एक दूसरे में कक्षा में, लेकिन प्रतिभाशाली बालक लड़ाई को इग्नोर कर देगा, क्या कहेगा, छोड़ो लड़ाई नहीं करते, टाइम खराब होगा, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो अच्छी होती है। फिर होता है सामाजिक, प्रतिभाशाली बालक सामाजिक तरीके से कैसे देख रहता है, सामाजिक विशेषताएं कैसे होती है, वो कक्षा में ज्यादातर ना तो किसी से लड़ाई करेगा ना किसी से दोस्ती करेगा। ठीक है, वो खुद में ही अपने आप में इतना व्यस्त रहता है या अपने आप को क्रिएटिव रखता है, अपने आप को बिजी रखता है कि इन चीजों के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन वो फिर भी सबसे एक दोस्ती जैसा माहौल क्रिएट करता है। कक्षा में प्रत्येक बालक उसको दोस्ती का व्यवहार रखेगा और वो उनसे बहुत अच्छा व्यवहार रखेगा, मतलब सामाजिक होता है, सामाजिक विशेषताएं इसमें होती है। फिर क्या होता है, सहगामी क्रियाएं। सहगामी क्रियाएं मतलब जब हम कोई प्रोजेक्ट कार्य देते हैं, ठीक है, या कोई एक्टिविटी कराते हैं या खेल कराते हैं या कोई ऐसी गतिविधि कराते हैं जिसमें एक साथ काम करना पड़ता है, तो ये प्रतिभाशाली बालक जो होता है उसमें टीम लीडिंग का काम करता है, टीम को साथ लेके चलने का काम करता है। ठीक है, सबके साथ एक साथ मिलकर प्रयास करता है, काम करता है और अपने आप की जो अपना प्रोजेक्ट है या अपनी जो क्रियाशीलता है उसको मतलब स्पेशल बनाता है। ठीक है, तो वो सहगामी क्रियाएं में भी आता है। फिर होता है हमारी पहचान। पहचान क्या होती है, बुद्धि के आधार पर मैंने बताया दिया, उसका बुद्धि लब्धि जो होती है वो सामान्य बालक से अधिक होती है। ठीक है, फिर है परीक्षण के आधार पर। परीक्षण के आधार पर मतलब हम प्रतिभाशाली बालक की जब खोज करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई एग्जाम कराएंगे, कोई टेस्ट कराएंगे, ठीक है, उसकी बुद्धि का परीक्षण करेंगे, कोई नई नई एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है, या छात्रों में बालकों में कंपटीशन कराएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे प्रतिभाशाली बालक निकल के आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नंबर 2, पिछड़े बालक। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है हमारे नंबर 2 पिछड़े बालक। ठीक है, इनको स्टार्ट करने से पहले अभी मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक को हम एक तरीके से और देख सकते हैं, जैसे कक्षा 8 का बालक, ठीक है, और वो 11th या 12th के या हाई स्कूल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ऊपर होता है उनका, जितनी उनकी उम्र होती है उससे कहीं ज्यादा वो प्रयास करते हैं सॉल्व आउट करने का। ठीक है, इसीलिए ये होता है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक मतलब सामान्य बालकों से भी पीछे। ठीक है, पिछड़े बालक। पिछड़े बालक क्या है, जो सामान्य, देखिए पिछड़े बालक वह होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां सामान्य स्तर से निम्न स्तर की होती हैं। मतलब क्या कि कोई कक्षा 4 का बालक है, ठीक है, और वो कक्षा 4 के क्वेश्चन को या मैथ के क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाता, वो केवल कक्षा 2 या 3 तक ही हल कर पाता है, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, तो क्या वो कौन सा बालक होगा, पिछड़ा बालक होगा। ठीक है, एक तरीके से और देखते हैं, एक सामान्य बालक कक्षा 5 या 6 का बच्चा है, कक्षा 6 का बच्चा 6 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो पिछड़ा बालक होगा वो कक्षा 6 के क्वेश्चन ना सॉल्व करके कक्षा 5 या कक्षा 4 तक ही सीमित रहता है, उनको वो इजी लगते हैं और अच्छे तरीके से वो उनको सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, पिछड़ा बालक वह होता है जो सामान्य स्तर की बुद्धि से निम्न होता है। ठीक है, इसकी बुद्धि लब्धि, देखिए इसकी बुद्धि लब्धि कई प्रकार में है, अभी बता रहा हूं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। टीके मेनन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़े बालक वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े होते हैं। मतलब क्या कि कक्षा 5 में हमारे पास 8 साल का बच्चा पढ़ रहा है, नॉर्मल जो सामान्य बालक होंगे वो 8 साल के या 7 साल के होंगे। ठीक है, लेकिन जो ये पिछड़े बालक होंगे ये कैसे होंगे, 9 साल, ठीक है, या 10 साल, मतलब 1 साल पीछे।
ये तो कह रहे हैं भारतीय स्थिति में पिछड़े बालक वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े होते हैं। मतलब कि अगर कक्षा 8 हमारी कक्षा 5 में 8 वर्ष का बालक सामान्य रूप से पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 9 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी समझा रहा था आपको कि कक्षा 5 का बालक और कक्षा 4 के क्वेश्चन को आराम से कर रहा है, लेकिन कक्षा 5 के क्वेश्चन उसको टफ लगते हैं, वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ा बालक होता है, ठीक है। ये परिभाषा होगी। अब देखते हैं पिछड़े बालक के प्रकार। पिछड़े बालक के प्रकार मतलब पिछड़े बालक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मूढ़ बुद्धि, हीन बुद्धि और जड़ बुद्धि, ठीक है। देखिए मूढ़ बुद्धि क्या होते हैं, ये थोड़ा सा सामान्य से डाउन होते हैं। मैंने आपको बताया था सामान्य 90 से 110 बुद्धि लब्धि होती है, यहाँ क्या होती है 50 से 69 मतलब 69 तक होती है, तो ये सामान्य बालकों से कहीं बहुत नीचे होते हैं। फिर होते हैं हीन बुद्धि। हीन बुद्धि तो ये जड़ मूढ़ बुद्धि से भी नीचे होते हैं, 20 से 14 वर्ष। और फिर होता है जड़ बुद्धि 0 से 19, इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है 0 से 19, मतलब इनको तो पढ़ना में बहुत ही दिक्कत आती है, एबीसीडी या 1 2 3 भी सही तरीके से याद करने में बहुत समस्याएं आती है, ठीक है। तो पिछले बालक कितने प्रकार के, मूढ़ बुद्धि, हीन बुद्धि और जड़ बुद्धि, ठीक है। इनकी जो हमारी आईक्यू होगा या बुद्धि लब्धि होगी वो कितनी होगी 50 से 69 और 20 से 14 और 0 से 19, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज। फिर है हमारे पास पहचान। हम पहचान कैसे करेंगे, सभी बालकों की जितने प्रकार के बालक हैं लगभग सबकी एक जैसे तरीके से कर सकते हैं, तो इसलिए आप टेंशन ना लेना, बस एक बार याद कर लेना। क्या कि सामूहिक परीक्षण मतलब एक साथ सब बच्चों को बिठा के उनमें कंपटीशन करा दें या कोई टेस्ट करा दें, ठीक है। परीक्षण का मतलब होता है परीक्षा, सामूहिक परीक्षा लगा के हम पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। फिर होता है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण मतलब ये भी एक तरह का टेस्ट होता है। उपलब्धि परीक्षण मतलब एक सभी बच्चों का एक साथ कराते हैं, तो ये पिछड़े बालक की पहचान हो जाएगी। फिर अगर सबके साथ में उसकी पहचान नहीं हो पा रही तो कैसे करेंगे, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक बाय वन जैसे इंटरव्यू करते हैं या वाइवा करते हैं उस तरह से, है ना। फिर है हमारा क्या विशेषताएं। पिछड़े बालकों की तुलना में सामान्य बालक अधिगम तीव्र गति से करता है। मतलब क्या, मैंने अभी समझाया आपको कि पिछड़ा बालक जो है वो सामान्य बालक से कहीं ना कहीं नीचे होता है। तो सामान्य बालक जब अधिगम करेगा या सीखेगा शैक्षिक प्रक्रिया में तो वो अच्छे से सीखेगा, और मंद बुद्धि जो है हमारा पिछड़ा बालक कम सीखेगा उससे, है ना। फिर है हमारा पिछड़े बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष लगा देते हैं। सही बात है, मैं आपको समझा रहा हूं अभी कि पिछड़े बालक अब जैसे कक्षा 5 में आ गया कोई बालक, लेकिन उसको अभी तक भी कक्षा 4 अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसको आती है, सीखा हुआ है उसका, कक्षा 5 उसको समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। बीच में फिर मैं कह रहा हूं कि चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। डीएलएड थर्ड सेम का पूरा प्रयास करूंगा कि एग्जाम से पहले आपको सब फटाफट रिवीजन में करा दूं, ठीक है। देखते हैं आगे दूसरे नेक्स्ट प्रकार के बच्चे। देखिए स्टूडेंट, मंद बुद्धि बालक भी कैसे होते हैं, हमारे पिछले बालक के समान ही होते हैं, ठीक है। देखिए टर्नर ने क्या कहा है, ये जो डेफिनेशन में लिख पा रहा हूं इनको याद कर लीजिएगा, बस क्वेश्चन में इन्हीं को लिख के आगे तब हमें पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। टर्नर के अनुसार क्या होता है, 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। टर्नर ने क्या कहा है कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है 90 से 110, ठीक है। पिछले बालक की कितनी होती है 70 से नीचे, और यहाँ क्या है 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। तो यहाँ जो मंद बुद्धि बालक होंगे वो कैसे होंगे, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होगी वो कैसे होंगे, मंद बुद्धि बालक होंगे, ठीक है। इसको याद कर लेना, लिख के आ जाना कि मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि मंद बुद्धि बालक वह होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, ठीक है। फिर कुप्पुस्वामी के अनुसार, कुप्पुस्वामी ने क्या बोला है, देखिए शैक्षिक पिछड़ापन अनेक का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ मिल जाते हैं। मतलब क्या कि जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है उसमें मंद बुद्धि बालकों के लिए कई सारे कारक सामने आ जाते हैं जिस वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते या कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं या मंद बुद्धि हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए इनकी विशेषताएं क्या होती है। इन बच्चों को समझ में कोई बात सरलता से नहीं आती है। देखिए पिछड़े बालक हम जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो कक्षा में सभी प्रकार के बालक होते हैं, सामान्य बालक और प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, ठीक है, मंदबुद्धि बालक। तो क्या होता है जब हम समझाते हैं तो कोई बच्चा तो एक बार में समझ के सीधे खड़े हो जाता है कि हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन किसी बच्चे को हमें 2 या 3 बार भी समझाना पड़ता है, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, मंदबुद्धि बालक, ठीक है। तो इनको कोई बात जब सरल सा समझ में नहीं आती तो क्या होगा, बार बार रिपीट करके समझाना पड़ेगा या एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा या किसी और तरीके से इनको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये बच्चे कक्षा में पीछे बैठते हैं,
आप भी सोचिएगा कि हमारी कक्षा में हम कहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो ये बालक, मंदबुद्धि बालक जो है अपने आप को छिपाने का प्रयास करते हैं, शिक्षक की नजरों से बचने का प्रयास करते हैं और पीछे कहीं बैठते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि शिक्षक जो है आगे से स्टार्ट करेगा कोई भी प्रक्रिया, और जब तक हमारा नंबर आएगा तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो हमारा नंबर ही नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये शैक्षिक जो प्रक्रिया है या शैक्षिक व्यवस्था में अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारा, ये बच्चे शारीरिक रूप से हीन होते हैं। शारीरिक रूप से हीन होते हैं मतलब ढीले ढाले से, ऐसे है ना, मतलब एनर्जी डाउन होना या इनमें एक्टिविटी ना दिखाई देना, मतलब सुस्त बच्चे है ना, ये अपने आप में एक्टिव होते नहीं। जैसे हमने कक्षा में बोला कि कोई बच्चा खड़े हो जाओ, बाहर जाना है, कुछ काम करना है, तो जो एक्टिव बच्चा होगा, प्रतिभाशाली या जो हमारा सृजनात्मक बच्चा होता है वो तुरंत खड़ा होगा, सर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो ये मंदबुद्धि वाले जो होंगे, ये अपने आप को कहीं ना कहीं बचा लेंगे, पता नहीं क्या काम बता रहे हैं सर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बचने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे, ये बच्चे कक्षा में पीछे रहते हैं। फिर क्या है, ये बच्चे शारीरिक रूप से हीन होते हैं, मतलब एकांत में कहीं अलग ही खो रहे होते हैं, सुस्त होते हैं, दिमाग कहीं चल रहा है, तो शिक्षक पढ़ा रहा है, सो रहे हैं, ठीक है, या यूं करके बैठ रहे हैं, मतलब इतनी एनर्जी भी नहीं कि आप एक्टिव होकर बैठ जाओ, ठीक है। तो ये मंदबुद्धि वाला होते हैं। फिर क्या होता है, इन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास की कमी का मैंने आपको बताया है। आत्मविश्वास की कमी कैसे होती है कि हमने कोई कल चीज पढ़ाई थी, ठीक है, जैसे हमने कल 2 का टेबल याद कराया बच्चे को, ठीक है, हमने पूछा 2 पंजे 10, है ना, 2 5 10, लेकिन जो बच्चा हम 6 जा पूछ रहे हैं, 2 छंग पूछ रहे हैं, तो हालांकि मंदबुद्धि वाला को पता होगा, लेकिन ये कंफ्यूज होगा, यार क्या मुझे सही आता है या नहीं आता। क्या करेगा, पड़ोस की सहेली से या पड़ोस के दोस्त से पूछेगा, यार ये हो सकता है क्या, ये सही होगा, या मैं बोलूं या ना बोलूं, तो ये कंफ्यूज रहता है। मतलब आत्मविश्वास की इसमें बहुत कमी रहती है। अरे हम बात कर रहे थे आत्मविश्वास की, तो आत्मविश्वास इसमें कहीं ना कहीं बच्चों में कम होता है। ये अब इनकी पहचान जो मैंने आपको ये बताई, ये सब इनकी पहचान जो होती है, कक्षा में पीछे बैठते हैं, इनको समझ में लेट आता है, या अपने आप को कहीं ना कहीं बचा के रखते हैं, ठीक है, या आत्मविश्वास की कमी होती है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट प्रकार के हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है देखने में, ठीक है। और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।